सुप्रभात छात्रों। हम देख रहे थे कार्यालयीन हिंदी जो है, कार्यालयीन हिंदी किसे कहते हैं, उसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ये कार्यालयीन हिंदी जो है उसे यानी ऑफिशियल लैंग्वेज ऐसा भी कहा जाता है। इसका प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में किया जाता है। यानी यह सरकारी के दफ्तर की भाषा ऐसा भी उसके बारे में कहा जाता है। वास्तव में कार्यालय की सबसे बड़ी इकाई प्रशासन है, जिसके अंतर्गत सरकार को देश की आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षात्मक, शैक्षणिक, सामाजिक, साहित्यिक आदि अनेक दृष्टियों से प्रशासन का भार संभालना पड़ता है। तो यानी प्रशासन जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। देश का प्रशासन जो है इसमें कौन कौन सी शाखा आती है, इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षात्मक, शैक्षणिक, सामाजिक और साहित्यिक आदि विभाग इसमें आ जाते हैं। अतः इस प्रकार के कार्यों से संबंधित साहित्य कार्यालयी या सरकारी साहित्य कहलाता है। इस कार्यालयी साहित्य में सरकार के कार्यालयीन कार्यक्रमों का विवरण विवेचन होता है। यानी इस कार्यालयी साहित्य में यानी सरकार के द्वारा यानी कार्यालय कार्यवृत्त जो होते, इतिवृत्तांत जो होते हैं वह यानी यह कार्यालयीन हिंदी भाषा में होता है। सरकारी पदों और कार्यालयीन कार्यवृत्तों का विवेचन होता है। सरकारी पदों और कार्यकलापों को सर्वसामान्य संज्ञा देना, विभिन्न नियम विनियम बनाना, अंतर मंत्रालयी और अंतर विभागीय पत्र व्यवहार आदि कार्यालयी साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इस कार्यालयी साहित्य की अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है, जिसमें कार्यालय प्रस्तुति की भाषागत संरचना और शाब्दिक अन्विति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारी साहित्य की प्रकृति के अनुसार कार्यालयी भाषा का स्वरूप निर्धारित होता है। टिप्पणी, प्रारूप, लेखन, पत्राचार, संसदीय कार्य और प्रतिवेदन से लेकर सरकारी नीति संबंधी विवरण तक के साहित्य की भाषा अपने अपने रूप के लिए होती है। अलग अलग दफ्तर की भाषा यानी अलग होती है। इसमें साहित्यिकता नहीं तो इसमें वास्तविकता का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसकी प्रकृति में भी उसी प्रकार विविधता पाई जाती है। जिस प्रकार सृजनात्मक साहित्य की विविधता अपनी विधा में मिलती है, कार्यालयीय साहित्य की प्रवृत्ति के आधार पर कार्यालयीय भाषा के 5 गुण माने जाते हैं। इसमें कौन कौन से गुण होते हैं? इसमें पहला गुण है निर्वैयक्तिकता, दूसरा जो गुण है तथ्यों में स्वपूर्णता और स्पष्टता, यथासंभव असंदिग्धता, चौथा जो है वर्णनात्मकता और पांचवा जो है गुण तकनीकी अर्ध तकनीकी भाषा का प्रयोग। यानी आजकल हम देखते हैं अलग अलग विभागों की तकनीकी विभाग की भाषा अलग होती है, साहित्यकारों की भाषा अलग होती है, बोली भाषा अलग होती है, लेकिन यहाँ हम कार्यालयीय भाषा का प्रयोग देख रहे हैं। तो ये कार्यालयीय भाषा के यानी 5 गुण होते हैं। वे गुण इस तरह है। पहला जो गुण है निर्वैयक्तिकता। सरकारी तंत्र में अधिकारों का वितरण सोपान क्रम के आधार पर होता है। यानी जैसे हम देखते हैं कि यानी हर एक सीढ़ी होती है। यानी जैसे कोई जिलाधीश हो तो उसके अंदर गांवों तक के आधार आ जाते हैं। यानी विविध संस्थाएं आती है, शासन आ जाता है और फिर जिलाधीश किसके अंदर आता है? मुख्यमंत्री यानी जो हमारा राज्य होता है उसके अधीन जो कार्यालय है उसके अधीन होता है। वे कार्यालय केंद्र शासन के अधीन होते हैं। तो एक जैसे यानी हमें मंदिर या अपना घर जो है तो वो बनाते समय जिस तरह पहले नींव रखी जाती है उसी तरह यह प्रशासन जो होता है तो उसी तरह होता है। एक पर आधारित, दूसरा दूसरे पर आधारित, तीसरा। अगर इसमें से एक भी पत्थर फिसल जाता है तो क्या हो जाता है? तो यह यानी
समाप्त होता है वहीं पे यानी समाप्त हो जाता है। जैसे हम माला बनाते हैं फूलों की, एक धागा लेते हैं और उसमें सारे फूल हम माल देते हैं, तब वो माला बन जाती है। लेकिन बीच में से ही उस धागे को हम काट देते हैं, माला बनाई है, पुष्प गुंथे गए हैं और उसे बीच में से हम काटते हैं तो माला टूट जाती है, कुछ भी नहीं बचता है। उसी तरह यह प्रशासन जो है एक दूसरे पर आधारित है, तो ऐसे भाषा के स्तर भी उसी तरह होते हैं, एक दूसरे को आदेश दे देते हैं। राज्य सरकार जिलाधीशों को आदेश देते हैं, जिलाधीश जो होते तहसील को आदेश देते हैं और तहसील जो होता है गांव के जो मुखिया हो, सरपंच हो, जो कोई हो उसे आदेश दे देते हैं। और गांव के ये जो मुख्य होते हैं वे यानी जनता को विनती करते रहते हैं। जैसे आज कोरोना महामारी के समय हम देख रहे हैं कैसी स्थिति बनती जा रही है। ग्राम स्तर पर पहले लोगों ने कई यानी अपने आप को नियम बना दिए, फिर गांव के बाद तहसीलदार ने कई नियम बता दिए, उस पर आज हम जैसे देख रहे हैं ये डिजिटल माध्यम के द्वारा हम एक दूसरे को जुड़ रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं। वास्तविक जो है वास्तविक रूप से हम नहीं जुड़े, आभासी रूप से जुड़े हुए हैं। उसका कारण क्या है? तो ये लॉकडाउन है। पहले हमारे यहाँ तो हम देखते हैं तो यानी पुलिस में तो पहले 1 मई से ही लॉकडाउन लगा दिया पूरा का पूरा, लेकिन आसपास के गांव है, जिला है तो उसमें यानी ये लॉकडाउन नहीं था। फिर बाद 6 तारीख 7 तारीख को लगाया और ग्राम स्तर पर गांव के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है, कोई पेशेंट नहीं है तो हम क्यों बंद कर दे। तो ये क्या हो गया, यानी सत्ता का विभाजन हो गया, यानी जिम्मेदारी का विभाजन हो गया। इसी कारण यह नौबत आ चुकी। लेकिन पिछले साल क्या हो गया था, केंद्र सरकार ने ही लॉकडाउन लगा दिया था। इसी कारण कहाँ भी कुछ भी खुला नहीं था, सब कुछ बंद था। लेकिन आज की स्थिति अलग है। तो यह जो है भाषा जो होती है तो ऐसे स्तर पर उसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रशासन में भी यानी स्तर होते रहते हैं, सोपान यानी आधार या क्रम उसे माने जाते हैं। अतः प्रत्येक अधिकारी या तो अपने उच्च अधिकारी के आदेश का पालन करता है या निम्न अधिकारी को आदेश देता है या सरकारी निर्णयों की सूचना देता है। तो अब तक हमने चर्चा की कि कैसे यानी वह प्रत्येक अधिकारी या तो अपने उच्च अधिकारी का आदेश का पालन करता है या अपने निम्न अधिकारी को आदेश देते हैं। यानी ऊपर से आता है तो वह समझते हैं, नीचे वाले को काम करने के लिए बता देते हैं। यानी क्या है, इसकी टोपी उसको डालना, उसकी टोपी उसको डालना। ये टोपी जो है ऊपर से आती है, ये डालते रहते हैं। बटोरने वाला एक ही है, लेकिन यह टोपी कहाँ तक पहुंच जाती है, निचले स्तर तक पहुंच जाती है। तो यह जो है यानी प्रत्येक अधिकारी अपने उच्च अधिकारी का यानी आदेश का पालन करता है और अपने निम्न अधिकारी को आदेश दे देते हैं या उसकी सूचना सरकारी निर्णयों की सूचना दे देते हैं। इसलिए सरकारी अधिकारी का सरकारी आदेशों में कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, उसमें उसका कोई भी दायित्व नहीं होता है, वो स्वयं किसमें भी जिम्मेदार नहीं होता है। ऊपर से जो आदेश आए हैं वही पारित करना उनका काम होता है। इसी कारण उसका उस आदेश के साथ, उस सूचना के साथ उसका कोई वैयक्तिक संबंध नहीं होता है। इसलिए सरकारी अधिकारी या सरकारी आदेशों में कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। वह अधिकारी व्यक्तिगत रूप में कुछ न कहकर निर्वैयक्तिक रूप से कहता है, जैसे पत्र भेजा जा रहा है, सूचित किया जा रहा है आदि। कार्यालय में व्यक्ति प्रशासन का अंग होता है, इसलिए कार्यालय के सभी पत्रादि प्रशासन की ओर से लिखे जाते हैं। यही कारण है कि कार्यालयी हिंदी में कर्मवाच्य की प्रधानता रहती है। तो ये पत्र भेजा जा रहा है, सूचित किया जा रहा है, तो इसी प्रकार की भाषा इसमें सम्मिलित होती है। दूसरा जो गुण है तथ्यों का स्वपूर्णता और स्पष्टता।
कार्यालयी हिंदी में तथ्यों पर अधिक बल दिया जाता है क्योंकि वह वास्तविक होता है, उसमें कल्पित कल्पना कोई नहीं होती है। इसी कारण तथ्य जो है, मराठी में एक कहावत है, बाप दाखव नाहीतरी श्राद्ध घाल, यानी क्या है, यानी वो चीज दिखाओ, नहीं तो नहीं है कह दो। तो ऐसे जो है, तो यही जो है तथ्य होते हैं, तथ्यों पर आधारित कार्य चलता रहता है। साथ में ये अपेक्षा की जाती है कि वे तथ्य अपने आप में पूर्ण तथा स्पष्ट हो। जो तथ्य है वो अपने आप में स्पष्ट होने चाहिए और वो पूर्ण भी होने चाहिए। प्रशासन के क्षेत्र में संदेह और भ्रांति को अलंकार नहीं है, यानी ये जो कार्यालयी हिंदी जो होती है, तो उसमें क्या है, संदेह, भ्रांति या अलंकारों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो कोई कुछ कहना है वह वास्तव रूप में, वास्तव भाषा में कहना। एक शब्द के अनेक अर्थ भी नहीं निकाले जाते। मे बी का, शायद, ये मे बी यानी शायद का कोई भी प्रयोग नहीं होता है शब्द का। तो ऐसे जो है आजकल हम देख रहे हैं, शायद तीसरी लहर कोरोना की अगस्त सितंबर में आएगी, लेकिन यह शायद कहा तो इसी कारण उसमें संदेह है। आएगी तो आएगी, उसके पहले भी आएगी, उसके बाद में आएगी। तो हमें क्या है, सपने की तरह, अगर हम सपने में कहते हैं, अगर हमारे पास इसी तरह इतना पैसा होता, इसी तरह का मकान होता, इसी तरह की गाड़ियां होती, घर में नौकर चाकर होते, ये कल्पना की सैर हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई इसमें कल्पना की सैर नहीं होती है और इसमें संदेह, भ्रांति और अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। भाषा का सदोष माना दोष, यानी भाषा का दोष माना जाता है अगर उसमें संदेह हो, भ्रांति हो या अलंकारिक शब्दों का प्रयोग किया गया हो, तो वह भाषा यानी दोष का, भाषा का दोष माना जाता है। इसके अभाव कभी कभी पत्रों के अपेक्षा हो जाती है या कार्रवाई में विलंब हो जाता है, यानी पत्रों की कभी कभी उपेक्षा हो जाती है या कार्रवाई करने के लिए, यानी एक दूसरे को भेजने के लिए उसमें दिरंगाई जरूर हो जाती है। कार्य व्यस्तता में हम देखते हैं कि ज्यादा कार्य होगा, कोई जैसे आजकल आपत्ति चल रही है देश पर या पूरी धरती पर यह आपत्ति आ चुकी है, तो कौन से काम को कब हमें प्राधान्य देना है ये दिखाई देता है। तो प्राधान्य क्रम के अनुसार यह कार्य या ये पत्र जो होते हैं तो उसके आदेशों का पालन किया जाता है। यथासंभव असंदिग्ध, यानी जैसे हमने कहा था कि यानी संदेह नहीं होना चाहिए उस पत्रों में या उस भाषा में, और उसके साथ भ्रांति भी नहीं होनी चाहिए और अलंकारों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। अगर संदेह, भ्रांति और अलंकार पूर्ण भाषा हो तो वो भाषा का दोष माना जाएगा, क्योंकि वह कार्यालयी भाषा है, वह साहित्यिक भाषा नहीं है। साहित्यिक भाषा में हम कल्पना की सैर कर सकते हैं, जो न देखे रवि वो देखे कवि। हम कल्पना के माध्यम से सभी दुनिया का दौरा करके आ जाते एक क्षण में, लेकिन इसमें साहित्य या कार्यालय हिंदी में ऐसा नहीं होता है। इसमें यथासंभव संदिग्धता, कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त शब्दों, वाक्यों के सरल, स्पष्ट और सुबोध होने की अपेक्षा होती है। यदि भाषा में क्लिष्टता, अस्पष्टता और अप्रचलित प्रयोग होता है तो संदिग्धता की गुंजाइश रहती है। यानी ये कार्यालयी हिंदी के वाक्य जो होते हैं सरल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए और सुबोध होने चाहिए। अगर उसमें क्लिष्टता, अस्पष्टता, अप्रचलितता होती है तो संदिग्धता की गुंजाइश रहती है। तो उसमें संदिग्धता नहीं होनी चाहिए। एक ही शब्द के दो अर्थ भी नहीं निकलने चाहिए। द्विअर्थी या अनेकार्थी होने से कार्रवाई में बाधा पड़ती है। द्विअर्थी या अनेकार्थी अगर वो होता है तो कार्रवाई में बाधा पड़ती है। इसमें कोई गलती होने की संभावना होती है। कार्रवाई करते समय इसमें कोई गलतियां रह जाती है। अभिधा शक्ति ही
अभिधा शब्द शक्ति जो है उसका प्रयोग कार्यालयी हिंदी में होता है। तो ऐसे ही यानी 2 गुण के बारे में हमने चर्चा की है। तो अगले जो बाकी बचे हुए 3 गुण है इसके बारे में हम चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। आज यही कहते हैं, धन्यवाद।